कैंसर है या जो ट्यूमर्स हैं, ये शुरू में दर्द नहीं करते, लेकिन ये दर्द कब करते हैं? जब ये तीसरी स्टेज या चौथी स्टेज में आ जाते हैं। उस वक्त हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। पेन कितनी तरह की होती है? आपके जिस्म का वो हिस्सा जिसमें बीमारी आ गई है वो चीखता है, आपसे मदद मांग रहा है कि यहाँ एक नुक्स पड़ गया है, मेरी बराए मेहरबानी मेरी हेल्प करो। जैसे शुगर का मरीज है, पेन नहीं करता। ब्लड प्रेशर का मरीज है, पेन नहीं करता। इसी तरह मोटापा पेन नहीं करता। हार्ट की बीमारी भी शुरू में पेन नहीं करती, जब उसके वो क्लॉट्स और प्लेक्स बननी शुरू होते हैं। या कई जो बीमारियां हैं जो कि बाद में दर्द करती हैं, अगर ये शुरू में दर्द करना शुरू कर दें तो हम उनको जल्दी डायग्नोज भी कर लेंगे और उनका इलाज भी कर लेंगे। जब दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है ना, तो जो वो थोड़े टाइम की टेंशन होती है या ज्यादा टाइम की टेंशन होती है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी जरूर पैदा हो जाती है। पेट मोटा हो गया तो उसने किस पे प्रेशर डालना है? या वो आपके जिगर पे प्रेशर डालेगा, या गुर्दों पे डालेगा, पित्ते पे डालेगा। तो जिस चीज के ऊपर वो चर्बी प्रेशर डालेगी, उस जिस्म के हिस्से की कारकर्दगी कम होगी। अब चर्बी ज्यादा होगी, वही चर्बी अगर खून के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो खून गाढ़ा होगा, खून की गर्दिश कम होगी। तो अगर हाथ पांव सुन्न होते हैं तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपके खून में चर्बी तो ज्यादा नहीं आ गई, जिस वजह से आपके तमाम जिस्म के हिस्सों में खून प्रॉपर मिकदार में पहुंच ही नहीं रहा। शुगर के मरीज में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर मरीज रिफ्यूज करता है कि मैंने सैर नहीं करनी, आप उसका इलाज रिफ्यूज कर दो। ये दर्द क्या है और आप इसे कब और क्यों महसूस करते हैं? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें आपको दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो आपकी बॉडी को खतरे में डाल देती है तब जाके आप उसका दर्द महसूस करते हैं? आपकी जिंदगी में वॉक कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या 12 या 13 साल की बच्ची को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? घुटनों में दर्द क्यों होता है और किस एज में आप अपने घुटने ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? ऐसी कौन सी 5 बीमारियां हैं जो कि साइलेंट किलर हैं? तो ये सब जानेंगे आज हम डॉक्टर साजिद कयूम से। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साजिद कयूम साहब। तो आज हम हेल्थ नीश तो हमारी है ही, लेकिन आज मैं सबसे पहला सवाल ही ये करना चाहूँगी कि ये हेल्थ है क्या? पहली बात तो ये है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हेल्थ जो है ये इंसान जब अपने आप को जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर अगर ठीक महसूस करे तो उसे हम सेहत कहते हैं। अक्सर लोग जब सेहत का सोचते हैं ना, तो वो जिस्मानी सेहत का सोचते हैं, ज़हनी सेहत का नहीं सोचते। एक शख्स है, अगर उसको बहुत गुस्सा आता है तो ये भी ज़हनी सेहत का एक नुक्स है। इसी तरह कोई शख्स जो है अगर बहुत परेशान रहता है तो ये भी हम उसको हेल्दी नहीं कह सकते। तो ये भी एक जो है ना सेहत की कमी की निशानी है। ठीक है। तो हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहें तो उसके लिए ये कितना ज़रूरी है कि हमें अपने हेल्थ वाइज सारे स्टैंडर्ड्स का पता हो, हमें एक लाइफस्टाइल का पता हो, ताकि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में और हेल्थ वाइज चीज़ें बेहतर कर सकें? ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर अगर हमें इल्म ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुल्क से बाहर मैं जब भी कभी गया हूं, दूसरे मुल्कों में ये होता है कि वो उन्होंने अपने सिलेबस का हिस्सा बनाया हुआ है। हमारे तो सिलेबस में नहीं है कि हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए। हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ प्रिवेंशन जो है ना, ये दूसरे मुल्कों के सिलेबस में है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर देखें जी, अगर आपको पता ही नहीं है कि सेहत है क्या, बीमारी क्या है और उससे बचना कैसे है, तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर तो आप बीमार होना एक लिहाज से आपकी एक मजबूरी बन जाएगी कि आपने बीमार होना ही होना है। क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि मैंने अपने आप को बीमारी से बचाना कैसे है, तो आप फिर अपने आप को बीमारी से कैसे बचाएंगे? हमने हेल्थ की बात की है, तो मुझे ये बताएं कि ये बीमारी क्या होती है? बीमारी देखें, वही उसका आप सेहत का उलट देख लें कि एक शख्स है, वो अगर जिस्मानी तौर पर कोई ना कोई नुक्स है तब वो बीमारी हो गई। इसी तरह अगर ज़हनी तौर पर कोई नुक्स है तो वो भी बीमारी में आता है। बीमारी सिर्फ एक चीज़ नहीं। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग जो ज़हनी बीमारी होती है ना, उसको छुपा के भी रखते हैं, उसको तस्लीम भी नहीं करते और वो उसका इलाज भी नहीं करते। तो ये ज़हनी बीमारी और जिस्मानी बीमारी किसी तरह की आप में अलामात होंगी ना, तो वो आप बीमारी में आ जाता है। बीमारी को देखें, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिसईज। तो डिस का मतलब ये है कि किसी चीज का ना होना, ईज का मतलब इजीनेस। तो आपकी जो इजीनेस है, अगर वो डिस्टर्ब हो रही है, चाहे वो आपकी इजीनेस ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो रही है तब भी बीमारी है,
चाहे वो जिस्मानी तौर पर डिस्टर्ब हो रही है तब भी बीमारी। अगर हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को आइडेंटिफाई कर लें, यानी हमें पता हो कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपको क्या लगता है कि कितने परसेंटेज जो है वो हम बीमारी को रोक सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हम 50% से ज़्यादा बीमारी को रोक सकते हैं सिर्फ उसकी अवेयरनेस के साथ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे मैं एक दफ़ा श्रीलंका गया तो वहाँ का जो मशहूर हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल, वहाँ के एमएस और वहाँ के डॉक्टर्स के साथ मेरी मीटिंग थी। तो मैंने उनसे बात की कि जी आपके यहाँ हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के कितने पेशेंट हैं? उन्होंने कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार। तो मुझे कहने लगे जी कि आपके यहाँ कितने हैं? तो मैंने कहा जी 5 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट हैं हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस सी और बी के। तो वो कहते हैं इतना डिफरेंस क्यों है? मैंने उनसे पूछा जी आप बताएं कि आपके इतने कम क्यों हैं, जबकि आपका मुआशरा हमारी निस्बत आज़ाद मुआशरा है जिसमें कॉन्टेक्ट इतना ज़्यादा है। हमारा मुआशरा तो काफ़ी हद तक इस्लामी मुआशरा है, तो कॉन्टेक्ट जो है एक का दूसरे के साथ कम है। वो कहने लगा जी कि जो मेन डिफरेंस है वो है अवेयरनेस का। तो अब देखें कि अवेयरनेस से कितना फ़र्क पड़ता है। एक बंदा जिसको पता ही नहीं है कि मैंने अपने आप को बीमारियों से बचाना कैसे है, उसको अगर यही नहीं पता बीमारियां हैं कौन कौन सी, मैं कौन सी गलती करूंगा तो कौन सी बीमारी होगी, तो इसलिए ये अवेयरनेस जो है ना ये बहुत ज़रूरी। इसके बगैर जो है ना आप अपने आप को सेहतमंद रख ही नहीं सकते। तो अभी ये जो हमारा हेल्थ का इनिशिएटिव हमने लिया है, हेल्थ पॉडकास्ट का, उसका मकसद भी यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि वो घर बैठे अपनी बॉडी चेंजेस और फिर जो कन्वर्ट होती हैं डिजीजेज जो आइडेंटिफाई कर सकें कि वो अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। जी तो आज हम बात कर लेते हैं जी पेन पे। ठीक है, तो मुझे आप ये बताएं कि पेन कितनी तरह की होती है? पेन की काफ़ी किस्में हैं। आप देखें कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, पहले पेन की इम्पोर्टेंस को समझ लें। ठीक है, पेन जो है ना ये बीमारी नहीं है। पहली बात तो ये एक अलामत है। और इसकी जो डेफिनेशन की जाती है वो ये है कि पेन इज़ द क्राई ऑफ द टिश्यू फॉर हेल्प, यानी कि आपके जिस्म का वो हिस्सा जिसमें बीमारी आ गई है वो चीखता है, आपसे मदद मांग रहा है कि यहाँ एक नुक्स पड़ गया है और मेरी बराए मेहरबानी मेरी हेल्प करो। तो जब आप हेल्प करते हैं तो वो पेन के ज़रिए आप उस बीमारी को होने से रोक लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये जो कैंसर है या जो ट्यूमर्स हैं ये शुरू में दर्द नहीं करते। अच्छा, लेकिन ये दर्द कब करते हैं? जब ये तीसरी स्टेज या चौथी स्टेज में आ जाते हैं, उस वक्त हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर ये कैंसर या ये जो दूसरे ट्यूमर्स हैं या कई जो बीमारियां हैं जो कि बाद में दर्द करती हैं, अगर ये शुरू में दर्द करना शुरू कर दें तो हम उनको जल्दी डायग्नोज भी कर लेंगे और उनका इलाज भी कर लेंगे। एक इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जर्मनी के एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने सब लोगों से एक दरख्वास्त की, क्योंकि 2-2.5 हज़ार का मजमा था, कि मेरे साथ मिलके दुआ करें कि या अल्लाह तूने जहाँ हमें इतनी नेमतें दी हैं एक नेमत और दे दे कि ये जो जितने भी ट्यूमर्स हैं या जितनी वो बीमारियां जो कि दर्द नहीं करती या जो कैंसर है जो कि शुरू में दर्द नहीं करता, वो तू हमें दर्द अता कर दे ताकि हम इसको जल्दी डायग्नोज कर सकें। हमारे मुल्क में देखें लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर है, बिल्कुल इतना कॉमन है कि हर 8वीं लेडी को कता नज़र ये कि वो मैरिड है या अनमैरिड है उसको ये ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। और जो सबसे छोटी लेडी जिसका ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ वो 13 साल की बच्ची है। ओहो। और बड़ी उम्र की लेडीज़ में भी हो रहा है। अब क्या है कि जितने भी आप गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो सारी यही कहती हैं कि हमारे पास लोगों को चूंकि अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर कब आता है? जब तीसरी स्टेज या चौथी स्टेज में, जबकि वो फैल चुका होता है। तो अगर यही दर्द की अलामत ब्रेस्ट कैंसर में बिल्कुल शुरू में आ जाए तो आप सोचें कि उसका ट्रीटमेंट करना कितना आसान हो जाए। तो ये दर्द जो है ना, इसको हम कहते हैं, डॉक्टर तो हम कहते हैं कि ये एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। ये एक वार्निंग होती है कि जी आपके टिश्यू के अंदर बीमारी आ गई है, तो इसको जल्दी से ठीक करने की कोशिश करें। मुझे ये बताएं, जैसे अब आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की और आप कह रहे हैं कि कैंसर में बिल्कुल पेन होती नहीं है शुरू में, और जब होती है तब वो फैल चुका होता है। बिल्कुल सही। तो इस
इसमें फिर हम क्या अवेयरनेस दें कि हमारी ऑडियंस को ये पता चल जाए कि खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई चीज़ आपकी बॉडी में बन रही है या ब्रेस्ट कैंसर से ही लड़की गुजर रही है, तो वो किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकेगी? उसका बेहतरीन मेथड ये है कि एक तो हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाएं और इस तरह जो मरीज़ों को भी अवेयरनेस दी जाए कि भाई जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि साल में एक दफ़ा जाके डॉक्टर्स के साथ अपना एक तिब्बी मुआयना करवा लें। उससे ये होगा कि जो जो ज़रूरी टेस्ट अगर डॉक्टर समझेंगे, एक रूटीन बना दी जाए हॉस्पिटल्स की कि भाई हर शहरी का साल बाद उसका एक तिब्बी मुआयना होगा। तो जब वो डॉक्टर्स अच्छी तरह उनको चेक करेंगे तो फिर जिस बीमारी का उनको शक होगा, चाहे वो पेन कर रही है या नहीं कर रही, वो उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि हर बीमारी शुरू में ही पकड़ी जाएगी। बिल्कुल। तो शुरू में पकड़ी जाएगी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। शुरू में आप देखें जैसे शुगर का मरीज़ है, पेन नहीं करता, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, पेन नहीं करता। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को कहा जाता है साइलेंट किलर। इसी तरह मोटापा पेन नहीं करता। हार्ट की बीमारी भी शुरू में पेन नहीं करती, जब उसके वो क्लॉट्स और प्लेक्स बननी शुरू होते हैं वो भी उस वक्त जाके पेन करता है जब वो आर्टरी जो है वो करीब उसके बिल्कुल बंद होने के करीब होती है। तो यही चीज़ें अगर शुरू में अगर उसकी अवेयरनेस, उसकी अलामात लोगों को टीच की जाएं, उनको चेक किया जाए एनुअली, तो बहुत सी बीमारियां, मैं कहता हूँ 90% बीमारियां ऐसी हैं जिनको आप शुरू में आप देख लेंगे, उनको समझ लेंगे और उनकी शुरू उस वक्त प्रिवेंशन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है कि हम साल में या 6 महीने के बाद एक दफ़ा अपना कंप्लीट चेकअप करवा लेंगे, अपने कंप्लीट टेस्ट करवा लेंगे, हमें पता चल जाए हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रहा। तो इस पे आप कैसे ऑडियंस को कन्विंस करें कि भाई ज़रूर करवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस तो हमारे ऑडियंस को, अगर देखें जो लोग टेस्ट नहीं करवाते इसी वजह से नहीं करवाते ना कि उसके ऊपर अखराजात होते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर लोगों को अलामात बता दी जाएं कि अगर इस तरह की अलामत आपके अंदर आती है तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को कहें कि ये अलामत मेरे अंदर आ रही है तो मेरे टेस्ट करें। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो टेस्ट भी फ्री होते हैं, तो वो बीमारी को शुरू से पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या अलामात ऐसी हैं कि जिनके बाद लाजमी जाना चाहिए? मसलन देखें, अगर आपको पहला तो जो सबसे बड़ी बात है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, वो भी है। अगर दर्द नहीं है, किसी हिस्से में आपको हैवीनेस होती है, बोझलपन का एहसास होता है, चक्कर आते हैं, मतली होती है, किसी तरह की भी ऐसी अलामात आती हैं, तो वो आप कोई एबनॉर्मेलिटी, नॉर्मल जो आपकी लाइफ चल रही है उससे हट के कुछ भी अलामात आती हैं तो आप अपने डॉक्टर के साथ या हॉस्पिटल में जाके ज़रूर डिस्कस करें कि जी ये जो अलामत आ रही है इसका कोई मेरी किसी बड़ी बीमारी से ताल्लुक़ तो नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में सबसे पहली अलामत ये होती है कि उनको सर दर्द होता है। बिल्कुल होता है। तो अब सर दर्द अगर होता है तो उस हर्ज क्या है कि उसमें जाके अगर किसी डॉक्टर के पास सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करा लिया जाए और उसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को बार बार पेशाब आ रहा है, रात को उसको 2-3 दफ़ा उठना पड़ता है, तो उसको चाहिए कि जाके एक दफ़ा अपना यूरिन टेस्ट करा ले, सिर्फ देख ले कहीं खुदा न खास्ता मुझे शुगर तो नहीं हो रही। फिर देखें अगर आप अपने तौर पे ख़ुद देख लें कि मेरा वज़न तो नहीं कहीं बढ़ रहा, जितना मेरा वज़न होना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको फौरी तौर पे रोका जाए, क्योंकि ये जो ज़्यादा वज़न है ये भी बहुत सारी बीमारियां उस आगे पैदा करता है। तो इन बेसिक अपनी चीज़ों को अगर हम अपने आप को मॉनिटर करना शुरू कर दें, अपने ऊपर तवज्जो दें, तो बहुत सारी चीज़ों को हम ना सिर्फ ये है कि रोक सकते हैं, बल्कि आप ये देखें, एक गौर करें कि एक बंदा जिसमें मोटापा भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं है, तो अगर उसकी बॉडी स्लिम एंड स्मार्ट अच्छी है तो वो देखने में भी अच्छा होगा, कॉस्मेटिकली भी वो अच्छा लगेगा। अगर बीमारियों से हट के भी सोचें तो वो अच्छा लगेगा, उसकी स्किन भी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर गौर करना सीखें कि मेरे अंदर कोई भी चीज़ नॉर्मल से हट के तो नहीं है। हमारे मुल्क में मोटापे के लिहाज से अगर आप बात करें तो ज़्यादातर लोगों में सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी कि बाकी वो मोटे नहीं हैं लेकिन पेट बड़ा हुआ है। तो बड़ा हुआ पेट भी तो एक अलामत है। अब वो बड़े हुए पेट की अगर अंदर चर्बी है तो वो किसके ऊपर प्रेशर डाल रही है? पेट के अंदर क्या है? जिगर है, गुर्दे हैं, मैदा है, अंतड़ी है। तो ये सारी चीज़ें पेट के अंदर कंफर्टेबली रह रही हैं। अगर आपके अंदर उसके अंदर चर्बी ज़्यादा है, पेट मोटा हो गया, तो उसने किस पे प्रेशर डालना है? या वो आपके जिगर पे प्रेशर डालेगा, गुर्दों पे डालेगा,
पित्ते पे डालेगा, तो जिस चीज़ के ऊपर वो चर्बी प्रेशर डालेगी ऑटोमेटिकली उस जिस्म के हिस्से की कारकर्दगी कम होगी। तो अगर आपके जिगर की कारकर्दगी कम होती है तो वो बीमारियां होंगी, मैदे की कारकर्दगी कम होती है तो मैदे के अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो आपके जिस्म के अपनी एक बैलेंस जो है वो ख़राब होता है, तो फौरी तौर पर आपको एक्टिव हो जाना चाहिए। जैसे आपने मोटापे की बात की, मोटापे के बाद आपकी बॉडी में क्या क्या डिजीजेस आ सकते हैं? मोटापा जो है शुगर पैदा करता है, मोटापा हाई ब्लड प्रेशर पैदा करता है, मोटापा दिल की बीमारियां पैदा करता है, मोटापे के साथ आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसा आपकी होता है। जो चेस्ट है उसके ऊपर असरात आते हैं। मोटापे के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि घुटनों का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, क्योंकि मोटापा जब आपके जोड़ों के ऊपर उतना वज़न 24 घंटे आपने जो भी आपका वज़न है 24 घंटे आपने वो वज़न बर्दाश्त करना है। इसलिए जो घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द या कमर दर्द हो तो हम सबसे पहले कहते हैं जनाब अपना वज़न कम करें। क्यों कि आपके घुटनों के ऊपर अगर आपका वज़न 100 किलो है तो 100 किलो वज़न आपके घुटनों पे पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, घुटने बेचारे दर्द क्यों ना करें। वो तो एक लिहाज से कह रहे हैं कि इतना जो वज़न मेरे ऊपर पड़ रहा है प्लीज़ कम करें इसको। तो ये मोटापे के साथ बहुत सारी बीमारियां आगे जो हैं, जिनसे जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। कभी कोई फिर ये है ये जो कई लोगों के हाथ पांव सुन्न होते हैं उसमें भी बड़ा ताल्लुक होता है, क्योंकि मोटापा क्या है, चर्बी ज़्यादा हो गई ना। अब चर्बी ज़्यादा होगी, वही चर्बी अगर खून के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो खून गाढ़ा होगा, खून की गर्दिश कम होगी। तो अगर हाथ पांव सुन्न होते हैं तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कहीं आपके खून में चर्बी तो ज़्यादा नहीं आ गई जिस वजह से आपके तमाम जिस्म के हिस्सों में खून प्रॉपर मिकदार में पहुंच ही नहीं रहा। सर इतना गौर कौन करे खुद पे? मतलब हम तो ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ हेल्थ को जो है ना सबसे आखिर पे रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि मोटापा इटसेल्फ इतनी बड़ी बीमारी है कि इसकी वजह से आप बिल्कुल तबाह हो सकते हैं। मैं तो तबाह ही कहूँगी कि आपके घुटने भी डैमेज हो रहे हैं, आपके गुर्दे भी डैमेज हो रहे हैं, सब चीज़ें डैमेज हो रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब हेल्थ को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते और हम कहते हैं कि बस हम कमा लें, ठीक है, हम हर अच्छे से अच्छा जो है वो फैसिलिटीज़ लेकर आए अपने घर में, लेकिन हेल्थ वाइज हम इतना बॉदर नहीं करते चीज़ों को। पहले तो मैं आपको ना एक वाक़या शेयर करता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह मैं तेरे बंदों को क्या कहूँ कि वो तुझसे क्या मांगे। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मेरे बंदों को कहो कि सबसे पहले मुझसे ईमान की दौलत मांगे, उसके बाद मुझसे सेहत मांगे। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि सेहत की कितनी अहमियत है। दूसरे नंबर पे ये जो सेहत है ना, इसके ऊपर तवज्जो देने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो ये लाजमी आपको कोई ना कोई बीमारी। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लोग तवज्जो किस चीज़ पे दे रहे हैं। हमारी ज़िंदगी क्या है, या हम घर वालों को वक़्त दे रहे हैं या फिर हम अपने ऑफिस को जहां हम काम करते हैं वो। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी ज़िंदगी दो जो है ना जगहों पे पूरी की पूरी तकसीम हो चुकी है, घरेलू लाइफ और ऑफिस की ज़िंदगी। बिल्कुल ऐसे। अब इसमें क्या है, देखा जाए तो इसमें आपका टाइम कहाँ गया जब हमने अपने बारे में सोचना ही नहीं है, अपने आप को टाइम ही नहीं देना। आप यकीन करें कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो भी मरीज़ आता है उसको मैं कहता हूँ कि सैर करें। सैर की अहमियत इतनी है कि स्वाय वो मरीज़ जो कि चल फिर ही नहीं सकता, हर मर्ज़ में सैर फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीज़ में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर मरीज़ रिफ्यूज़ करता है कि मैंने सैर नहीं करनी, आप उसका इलाज रिफ्यूज़ कर दो। क्यों? कि उसने ठीक नहीं होना, आपका नाम बदनाम होगा। तो इसलिए सैर बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, जवाब क्या आता है सुने, मरीज़ कहते हैं जी डॉक्टर साहब टाइम नहीं है सैर करने का। तो मैं कहता हूँ किसके लिए टाइम नहीं है? कहते जी अपने लिए टाइम नहीं है। यानी कि ये कितनी बड़ी ज़्यादती है आप अपने साथ कर रहे हैं। तो मैं उनको फिर ये कहता हूँ कि आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको क्या नुकसान पहुँचाएगा, आप तो खुद ही अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं कि आपकी अपनी लाइफ में से आप अपने आप को वक्त नहीं दे रहे। तो मैंने कहा आपकी ज़ात का कोई हक नहीं आप पे। कहते जी है तो सही, लेकिन या तो मैं ऑफिस में टाइम देता हूँ या घर वालों को टाइम देता हूँ, तो अपने लिए तो वक्त बचता ही नहीं। तो मैंने कहा जी बचाएं। तो अब आप बताएं कि अपना एहसास करना कितना ज़रूरी है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, आप। तो ये अगर आप अपना एहसास करेंगे तो फिर उसमें प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं कि जी मैं अगर अपना ख़्याल रखता हूँ, तो अपना ख़्याल रखने में सरे-फ़हरिस्त है कि आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी हेल्थ तो वाक़ईतन बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इसको समझते हुए बहुत देर लग जाती है। जब हम अपने 50 साल ज़िंदगी के गुज़ार देते हैं ना, तब जाके समझ में आता है ओह! हमने हेल्थ को तो बॉदर किया ही नहीं। हुँ। लेकिन उस टाइम तक हम अपने अंदर इतने मर्ज़ डाल चुके होते हैं कि तब बॉदर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा तो ख़्याल ऐसा है, आपका इस बारे में नहीं, क्या नहीं, कहना है आप बिल्कुल बता दें? सही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक ये भी बात है ना कि जब भी आपकी आँख खुले समझे तभी सवेरा है, और इट इज़ नेवर टू लेट। जब भी आपको समझ आती है, आप अपनी सेहत का ख़्याल रखना शुरू कर दें। और ये तो हम पाकिस्तान में कहते हैं ना जी, कि कोई बंदा 50 साल का हो गया, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। मैं जब कोर्स करने के लिए इंग्लैंड गया था ना, तो जिस लाइब्रेरी में, हॉन्सलो की एक लाइब्रेरी थी जिसमें मेरी मेंबरशिप थी, लाइफ मेंबरशिप थी, तो उसके दरवाजे पे एक फ़िक्रा लिखा हुआ था कि लाइफ बिगिन्स एट 50। मैंने उनसे पूछा कि जी ये क्या बात हुई? वो कहने लगे जी बात ये है कि 50 तक आपने जितना अमीर होना है हो चुके होते हैं, जितने बच्चे पैदा करने हैं कर चुके होते हैं, जितनी आपने और कोई क्वालिफ़िकेशन हासिल करनी होती है कर चुके होते हैं। तो आपकी मेहनत का टाइम ख़त्म हो चुका होता है। अब 50 के बाद आपकी एन्जॉयमेंट का टाइम है। तो अगर कोई बंदा आपको कहता है 55 का है और वो आपको कहता है जी कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, तो मैं उनसे कहता हूँ नहीं, चूँकि लाइफ़ 50 साल से शुरू हुई है, तो अभी तो आप सिर्फ 5 साल के हुए। वाह! तो उससे आप देखें ना कि कितना ज़्यादा बंदा अपने आप को फ्रेश फ़ील करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इस पे लाइफ़स्टाइल पे आऊँगी, तो मुझे ये बताएँ कि जैसे 50s के बाद ना हमारे घरों में तो एक ही प्रैक्टिस है कि हम अपने बुज़ुर्गों को कहते हैं कि अब आप थोड़ा आराम करें, थोड़ी एहतियात करें। अब मदर्स को कह देते हैं कि अब आप किचन में ज़्यादा काम ना करें, बस आप आराम करें, हो जाएँगे सारे काम। तो क्या ये लाइफ़स्टाइल सही है बुज़ुर्गों के लिए? लाइक मैं 50 वालों को बुज़ुर्ग कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी लेकिन मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या ये लाइफ़स्टाइल सही है उन लोगों नहीं, के नहीं, लिए? सही नहीं है। आप कभी एक जायज़ा लें। वो लोग जब रिटायर हो जाते हैं ना, जितने भी रिटायर लोग हैं, वो क्या करते हैं, अब पहले उनकी एक्टिव लाइफ़ होती है, उसके बाद वो पैसिव लाइफ़ में आ जाते हैं, काम ही नहीं कर रहे, बैठे रहते हैं सारा दिन घर में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि अगर एक मर्द है, वो रिटायर हुआ है, तो उसकी जो बेगम है ना, वो उसको वो टोकरी दे देती है कि जाओ जाके बाज़ार से और कुछ नहीं तो सौदा ही ले आओ। बिल्कुल ऐसा। तो ये काफ़ी नहीं है एक्टिविटी। उसका नतीजा क्या होता है, मैंने ये देखा है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना, वो फिर बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। तो उससे वो लोग फिर ज़िंदगी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है उनकी। बहुत से नुकसान उनमें होने शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है और जोड़ों की दर्दें शुरू हो जाती हैं, और कुछ नहीं तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि बैठेंगे तो कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, वज़न बढ़ेगा तो शुगर होने के भी चांसेस हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने के भी चांसेस हैं। आप ये देखें ज़िंदगी की डेफिनेशन क्या है? हरकत। तो अगर आप हरकत नहीं करते तो इसका मतलब आप ज़िंदगी नहीं जी रहे। आप एक चीज़ गौर करें, एक और कोटेशन है कि बुढ़ापा कब शुरू होता है? तो उसका जवाब ये है कि बुढ़ापा उस दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन आप हरकत करना बंद कर देंगे, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, क्योंकि जब आपने हरकत करनी बंद कर दी तो आपकी जो बॉडी की एक्टिविटी है, अंदर का मेटाबॉलिज्म जो है, ये सारा कुछ स्लो हो जाएगा, तो आपके ऊपर बुढ़ापा आ गया। तो ये याद रखें, जो बंदे सारा दिन बैठे रहते हैं ना, वो बूढ़े हो चुके हैं, चाहे उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। लेकिन ये है कि अगर बुढ़ापे से बचना है तो जितना ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखेंगे, बुढ़ापा उतना डिले होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताएं कि जितने भी हमारे ये सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनमें मैं ये 50 प्लस वाले लोगों की बात कर रही हूँ, तो इनकी हड्डियों में वैसे भी बहुत दर्द होता है और इन ज़्यादा खौफ सिर्फ इस चीज़ का आता है कहीं ये गिर ना जाए, कहीं कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता। जैसे मैं एक चीज़ और देखता हूँ, बूढ़े लोगों की बात तो चलो दूर की बात है, आप एक चीज़ नोट करें, जो छोटे बच्चे हैं उनमें दूध पीने का रिवाज नहीं है। अब क्या है, वो चीज़ें आप नहीं ले रहे जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी है, तो क्या होगा, आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाएगी। एक और भी रिवाज है कि सूरज का एक्सपोजर लेना ही नहीं है सिरे से ही, उससे भी बीमारियां पैदा होती हैं। चलना फिरना आपने, एक और जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सैर नहीं करते तो फिर क्या होगा। एक कोटेशन है, जिस मुल्क के हॉस्पिटल्स वीरान हैं वहाँ उनके पार्क्स आबाद होंगे। इसका उलट कर लें,
कि जिस हॉस्पिटल के पार्क्स आबाद हैं सैर के लिए, उनके हॉस्पिटल वीरान होंगे। तो सैर करने से बीमारियां जो है वो खुद ब खुद ख़त्म होती हैं। तो ये हरकत करना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एक जो सेहतमंद बंदा है उसको कम से कम मेडिकली हम कहते हैं 3 किलोमीटर रोज़ाना की वॉक करनी चाहिए। अब तो घड़ियां भी आ गई हैं, आप अपने घड़ी बांध लें एक, वो जो आपको स्टेप्स बताती है, तो आपको पता चल जाएगा जी कि मैंने 3 किलोमीटर के करीब वॉक की है कि नहीं की। चाहे आप अपने ऑफिस में करें, चाहे आप बाहर करें, जिस जगह मर्जी करें, लेकिन आपको हर वक्त हरकत में रहना होगा। एक बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत सख्त बीमार हो गया हूँ, मेरा जिगर भी सही काम नहीं कर रहा, तो मुझे कोई एडवाइस करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तो उसको डॉक्टर्स का एक पूरा बोर्ड था, उन्होंने कहा जी कि ये अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हरकत करें, मुलाजमों से काम लेना बंद कर दें। इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग जो हैं ना, जापान के पास एक जजीरा है ओकिनावा। उस जजीरे की क्या खूबी है कि उस जजीरे के बाहर लिखा हुआ है कि इस जजीरे में 100 साल से छोटी उम्र के लोगों का दाखिला मना है। अच्छा। उसमें सारे के सारे 100 साल से बड़ी उम्र के हैं। आप अगर वहाँ जाती हैं, कोई ऐसा शख्स जाता है जिसकी उम्र 50 साल है, तो वो वहाँ कहता है जी मुझे यहाँ किराए के लिए एक कमरा दे दो, तो वो कहते हैं जी आप 50 साल बाद आइएगा, अभी आप एलिजिबल नहीं हैं। बाहर वो उस जजीरे को आइलैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहा जाता है। अच्छा। कि लाफानी लोगों का जजीरा। बाहर ये भी लिखा हुआ है कि 100 साल से कम यहाँ पे मौत का दाखिला भी मना है। क्यों? कि वहाँ 100 साल से कम के लोग नहीं हैं। अब उनमें क्या चीज़ देखी गई है? वो कहते जी हमारे मुलाजम ही नहीं है, हम मुलाजम खुद काम करते हैं। तो ये खुद हरकत करना बड़ा ज़रूरी है। फिर ये है कि एक और चीज़ उनमें बड़ी ज़बरदस्त है। हम लोग तो यहाँ छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं ना। वो कहते हैं जी छोटी बातों पे परेशान क्यों होना है, दूसरों की बातों को माइंड क्यों करना है। हम माइंड बहुत करते हैं। वो कहते हैं जी आप अगर माइंड हमने किस चीज़ को करना होता है, दूसरे की गलत बात को, तो वो कहते हैं जी कि गलत बात तो मिस्टेक किसकी है, दूसरे बंदे की, तो उसको शर्मिंदा होना चाहिए जिसने गलत बात की है। आप क्यों माइंड करते हैं? तो उसमें एक बड़ी शानदार, मैंने एक वहाँ के बंदे से बात की थी, तो उसने कहा जी मैं आपको महात्मा बुद्ध का एक वाकया सुनाता हूँ। मैंने कहा जी सुनाएं। उन्होंने कहा जी महात्मा बुद्ध बैठे थे, तो एक उनको नापसंद करने वाला शख्स आया और उनको गालियाँ देने लग गया। ये चुपचाप बैठे सुनते रहे। उसके बाद उसका गालियों का स्टॉक ख़त्म हो गया। तो जब वो चुप किया तो फिर उन्होंने उसको बुलाया और कहा जी कि देखो मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा कि मैं तुम्हें कोई अगर चीज़ दूँ और तुम ना लो तो वो किसकी हुई? उसने कहा जी आपकी हुई, जब मैंने ली ही नहीं। उन्होंने कहा जी आपने मुझे जितनी गालियां दी हैं मैंने नहीं ली, तो किसकी हुई? आप ही की हुई है। तो बात ये है कि हम माइंड करते हैं। देखें किसी ने बात की है, गलत बात की, आप एक चीज़ नोट करें, छोटी सी गलत बात जो होती है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम सारा दिन उसको अपने ज़हन में घुमाते रहते हैं। अगर गौर करो तो वो 1 मिनट का कसूरवार तो वो दूसरा शख्स है। जो सारा दिन आप अपने ज़हन में घुमाते रहें उस बात को, उसका कसूरवार कौन है? उसके कसूरवार तो आप खुद हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाते हुए उसकी वाइफ ने उसको कोई काम कह दिया, तो वो 1 मिनट की बात है, चाहे वो गलत थी चाहे सही थी, लेकिन हुआ क्या, आप सारा दिन ऑफिस में भी बैठे, देखो जी वाइफ को एहसास नहीं है, निकलते वक्त वो ऐसी कोई बात कर देती है, डिमांड कर देती है, तो वो उसको आपने माइंड किया, सारा दिन अपने सर में घुमाए रखा। तो ये इस तरह जो हम छोटी छोटी बातों को माइंड करते हैं, अगर हम इसको दूसरी सेंस से सोच लें कि जी मेरी वाइफ है, अगर उसने मुझे काम नहीं कहना तो फिर किसको कहना है, तो उससे आपका ज़हन ईजी हो जाता है। तो आपको वो इरिटेशन भी नहीं होगी, स्ट्रेस भी नहीं होगी, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। सिर्फ सोचने का अंदाज जो है ना, ये भी बहुत बड़ी बीमारियां पैदा करता है। और सोच से भी आप कितने बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल, देखें हर बीमारी के साथ सोच का ताल्लुक है। ये जो सोच है ना, ये 2 धारी तलवार है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है ना, आपने टेंशन ले ली, वो और हाई हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर लो है, आपने टेंशन ले ली, वो और लो हो जाएगा। इसी तरह शुगर में भी देखा गया है कि शुगर की बीमारी है, आपने टेंशन लेगी शुगर ज़्यादा हो जाएगी, और किसी की अगर शुगर कम होती है वो टेंशन लेगा, शुगर और कम हो जाएगी। टेंशन ने नेगेटिव साइड पे जाना है। सर सब कहते हैं टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, पर कैसे ना ले? जब मैंने तो अक्सर ये भी लोगों से सुना है कि भी कहना बहुत आसान है टेंशन ना लो, पर ये बताओ कैसे ना ले? हेल्थ खराब हो रही है तो टेंशन हो रही है ना। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे मज़हब में टेंशन ना लेने का एक बहुत बड़ा फार्मूला है, वो है अल्लाह का शुक्र अदा करना। कैसे?
कुरान की एक सूरत है सूरह लुकमान, उसमें हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि बेटा, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर ना पसंद है तो वो है शिरक, और अल्लाह को कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है शुक्र। और शुक्र करना है अल्लाह का भी और अपने माँ बाप का भी। तो उसमें एक मैं आपको चीज़ और बताऊं, एक मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी साइकेट्री के ऊपर। उसमें एक स्पीकर थे, बहुत ज़बरदस्त प्रोफेसर थे, बाहर से आए थे। उन्होंने कहा था जी कि मैंने अपने मरीज़ों को जब शुक्र करने के लिए कहा तो मुझे रिज़ल्ट बड़े एस्टॉनिशिंग मिले हैं कि जो लोग शुक्र करते थे उनके जहन से शिकायत कम होती गई। और शुक्र करना होता है आप सोच के अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। देखें, अगर हमारे हाथ पाँव सलामत हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हमें दो वक्त की या 3 वक्त की रोटी मिलती है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपको ज़िंदगी में कोई टेंशन या स्ट्रेस आती है, एक सिंपल सा काम करें, एक कागज़ पेंसिल लेके एक साइड पे अल्लाह ताला की नेमतें लिखना शुरू कर दें, दूसरी साइड पे वो टेंशन लिखें। आप देखिएगा कि आपका फ़ौरन आपको एहसास होगा कि उन नेमतों के मुकाबले में वो टेंशन बहुत ही मामूली है, ज़हन फ़ौरन ईजी हो जाता है। तो ये जो शुक्र है ना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट का टूल है। तो शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र जितना करें कम है। और ये अल्लाह ताला उस आयत में फरमाता है कि जितना तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और ये सारी बातें हम जानते भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेट्स सी कि अगर किसी पे कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, किसी का कोई बहुत अजीज फौत हो गया या छोड़कर चला गया या कोई भी टेंशन हो सकती है, ठीक है, तो उस वक्त ना उसकी दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा दर्द की शिद्दत होती है कि उसे दूसरी जो बाकी नेमतें वो नज़र आना बंद हो जाती हैं। अब मैं अगर अपने घर से बात करूं तो मेरी नानो माशाल्लाह बहुत अल्लाह के करीब भी थी, माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ती थी, तहज्जुद गुजार भी थी, सारी चीज़ें, और ऑल टाइम उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ते रहना होता था, ठीक है। लेकिन जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उन्हें कैंसर हो गया, थोड़े टाइम के बाद ही मेरी नानो को कैंसर हो गया। तो सब ने मतलब एक चीज़ कही कि भाई शायद उन्होंने टेंशन बहुत ज़्यादा ले ली, उन्होंने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया कि उन्हें थोड़े टाइम के बाद ही कैंसर डायग्नोज हो गया। तो इसमें मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है ना, तो जो वो थोड़े टाइम की टेंशन होती है या ज़्यादा टाइम की टेंशन होती है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी ज़रूर पैदा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी, आपने वाकया सुनाया, मैं भी बदले में आपको एक वाकया सुनाता हूँ, बहुत शानदार है। एक माँ बाप थे, वो अपने बच्चे को मेरे पास लेके आए कि जी डॉक्टर साहब, इसने ना कल खुदकुशी की कोशिश की थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कि इसके चचा के बेटी के साथ हमने इसकी मंगनी की थी, तो चचा की और वालिद की ना आपस में लड़ाई हो गई किसी बात पे, जिस वजह से मंगनी टूट गई। इसने बहुत वो ना टेंशन ली उस बात की, और इसने खुदकुशी की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचाई है। मैंने उस लड़के को अपने पास बिठा लिया, माँ बाप को दूसरे कमरे में बिठा दिया। मैंने उससे कहा कि हाँ भाई, क्या बात है, इतना ज़्यादा क्यों तुम सीरियस हो गए? तो कहने लगा डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने कहा यार चलो इसको हम बातचीत कर लें। कहता जी कर लो, बातचीत करने में क्या हर्ज है। मैंने कागज़ पेंसिल पकड़ी, मैंने कहा यार देखो, तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या ताल्लुक़ है? उसने कहा जी मैं उसका मंगेतर हूँ। तो मैंने कहा देखो, तुमने तो बड़े अच्छे तरीके से खुदकुशी कर ली, अपनी ज़िंदगी पे खेल गए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम बहुत अच्छे मंगेतर हो। उसने कहा जी हाँ बहुत अच्छा मंगेतर हूँ। तो मैंने कागज़ के ऊपर लिखा जी अच्छा मंगेतर। उसके बाद मैंने उससे कहा कि यार देखो, तुम मंगेतर होने के अलावा बेटे भी तो हो किसी के, तुम बतौर बेटे कैसे हो? कहता जी मेरे माँ बाप दूसरे कमरे में बैठे हैं, आप पूछ लें कि मैं कैसा बेटा हूँ। तो मैंने कहा तुम बताओ। कहने लगा जी मैंने कभी उनकी हुक्म अदूली नहीं की। मैंने कहा ठीक है। मैंने लिखा जी अच्छा बेटा। फिर मैंने कहा यार तुम्हारी बहनें भी होंगे, भाई भी होंगे। कहता जी बिल्कुल। तो मैंने कहा बतौर भाई तुम कैसे हो? कहते जी मेरे बहन भाइयों से आप बेशक पूछ लें, डॉक्टर साहब आप मेरी फैमिली को भी जानते हैं, तो मैं बहुत अच्छा भाई हूँ, मैं उनके साथ लड़ता नहीं हूँ, उनका ख्याल भी रखता हूँ। तो मैंने लिख दिया अच्छा भाई। उसके बाद मैंने कहा यार हमारा मज़हब तुम्हें कैसा लगता है? कहता जी मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ। मैंने लिख दिया अच्छा मुसलमान। मैंने कहा मुल्क कैसा लगता है? कहता जी बहुत अच्छा लगता है मुझे, हालांकि मुल्क से बाहर जाने का चांस भी मिला, अच्छी तनख्वाह पे मिला, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने लिखा जी अच्छा पाकिस्तानी। अब मैंने कहा यार देखो मुझे ये बताओ, ये जो 5-6 चीज़ें लिखी हैं ये कौन है? तुम ही हो ना? कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा यार इनमें से ये बताओ
कि दुखी कौन है। उसने वो कागज़ उठाया और देख के कहने लगा, डॉक्टर साहब सिर्फ मंगेतर दुखी है, बाकी ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, ये एक जो दुखी है, क्या उसकी खातर इन बाकियों को हम कुर्बान कर सकते हैं? कहता नहीं। आप यकीन करें, वो जिस स्टूल पे बैठा था ना डॉक्टर के पास, आपको पता है पेशेंट स्टूल पे बैठते हैं, उससे खड़ा हो गया। कहने लगा, डॉक्टर साहब बस अब मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे समझ आ गई है कि हर चीज़ को अपने लेवल पे रखना चाहिए। तो टेंशन में भी यही होता है। हम ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे ऊपर और जिम्मेदारियां भी हैं, हमारे और रिश्ते भी हैं। मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ पे ख़त्म नहीं होती, मेरी ज़िंदगी के और हिस्से भी हैं। जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर वो टेंशन का लेवल जो है ना खुद ब खुद नीचे आना शुरू। लेकिन डोंट यू थिंक कि 10-15 मिनट की जो टेंशन हम ले लेते हैं वो हमारी हेल्थ वाइज कितनी डैमेजिंग कर सकती है? बिल्कुल डैमेज कर सकती है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि इस दौरान कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल सही, हाँ ऐसा जी, ही होता हाँ है। जी। तो इसी का मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो हम जो थोड़ी सी टेंशन ले लेते हैं, हमें कहने वाले तो कह देते हैं मत लो टेंशन, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो जिस पे गुजर रही होती है शायद उससे ही पता चल रहा होता है कि उसके अंदर कितनी कशमकश चल रही है। वो बोलना चाहता है, वो बोल नहीं पा रहा होता, वो सांस लेना चाहता है लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि सांस भी मतलब वो जो नॉर्मल वे है उस तरह नहीं ले रहा। ठीक है, तो वो जो टेंशन होती है वो हेल्थ वाइज क्या डैमेजिंग करती है? हेल्थ वाइज तो किसी तरह की भी डैमेज कर सकती है। आपके सर से लेकर पाँव तक किसी भी हिस्से को वो नुकसान पहुंचा सकती है। ख़ास तौर पर अगर आपका कोई हिस्सा कमज़ोर है तो सबसे ज़्यादा टारगेट उसका वही होगा। यानी कि अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, या अगर आपके जोड़ों की दर्द है, या अगर आपको कोई और मसला है, मैदे का मसला है, मैदे में तेज़ाबियत है, गुर्दे का मसला है, तो वो सारी चीज़ें इंटेंसिफाई हो जाएंगी। टेंशन तो हर चीज़ को बढ़ा देगी, लेकिन उस मौके पे असल बात यही है कि समझदारी क्या है। समझदारी ये है कि वो मरीज़ ये सोचना शुरू कर दे कि मुझे करना क्या चाहिए, कहीं अल्लाह की तरफ से ये मेरी आजमाइश तो नहीं है। बिल्कुल। और अल्लाह की तरफ अगर वो रुजू करना शुरू कर दे तो वो उस टेंशन का जो थ्रेशोल्ड है वो कुछ कम हो सकता है। सिर्फ उस मौके पे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उसे फ़ायदा पहुंचा सकती है तो उसकी वो सोच जो उसको अल्लाह के साथ मिलाती है। अगर इंसान अल्लाह के साथ उस वक्त सोचना शुरू कर दे और ये कहे कि या अल्लाह, आपने सुना भी होगा कि हम कहते हैं तुझे सब्र दे, तो अगर वो खुद कहना शुरू कर दे कि या अल्लाह अगर ये तेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरी आजमाइश में पूरा उतर सकूं। सिर्फ इतना सा एक फ़िक्रा 2-3 दफ़ा कहने से ही वो थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने बात की कि सर से लेके पाँव तक बेशुमार आपके हिस्सों में दर्दें होती हैं, तो मुझे बताएं कि ये सर दर्द और ये जो हमारे नेक की दर्द होती है, हमारे पट्टे खिंच जाते हैं शोल्डर्स के, इसमें क्या डिफरेंशिएशन? सर दर्द में भी देखें, ब्लड प्रेशर की वजह से भी सर दर्द होती है। अगर आप सर दर्द सामने है चेहरे पे तो आँखों की बीमारियों से भी सर दर्द हो सकती है। आपके यहाँ जो होते हैं साइनसेस होते हैं, यहाँ पे रेशा बढ़ जाता है, यहाँ भी दर्द हो सकती है, इधर रेशा आ जाता है, इधर भी दर्द हो सकती है। अगर ऐसे दर्द है, इस तरफ दर्द है, तो क्या होगा, ये मीग्रेन भी हो सकती है जिसको हम दर्द शकीका कहते हैं। कान की किसी बीमारी की वजह से भी दर्द हो सकती है। फिर अगर पीछे दर्द है तो वो गर्दन की बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। और अगर वो ऊपर दर्द है तो वो हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर दर्द हो। तो फिर टेंशन की वजह से भी सर दर्द होती है। वो कहते हैं ना, सर दर्द हो तो दवा कीजिए, कुछ लोग अगर सर दर्द हों तो क्या कीजिए। तो वो उसमें आपने करना क्या होता है, उसमें आपने लोगों के साथ अपनी डीलिंग बेहतर करनी होती है, यही उसका इलाज है। तो अगर आपकी डीलिंग लोगों के साथ अच्छी है, आपको लोगों को डील करना आता है, तो ये जो लोगों की दी हुई सर दर्द है वो आप उसको कवर कर सकते हैं। तो ये सर दर्द का तशखीस कर लें कि क्या है क्या। और उसके बाद जिस्म में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोई भी दर्द है ना, उसका अगर हमने इलाज करना है तो 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपने दर्द कम करनी है, दर्द कम करने वाली गोली दे दें। दूसरे नंबर पे आपने उस दर्द की वजह तलाश करनी है, वो जिस वजह से दर्द हो रही है उसकी दवाई दे दें। तीसरा, वो दर्द की वजह से जो उसकी ज़हनी डिस्टर्बेंस हुई है उसको भी आपने ठीक करना है। आपको मरीज़ की काउंसलिंग करनी आनी चाहिए।
अपने आप को भी काउंसलिंग करने की। ये जो ऑटो सजेशन होती है ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये चीज़ है कि इंसान अपने आप को खुद तसल्ली दे कि खुदा न खास्ता ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, दर्द है, छोटा मोटा नुक्स है, मैं इसको कवर कर लूँगा, डॉक्टर से मैंने दवाई ले ली है और ये इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। तो ये सर दर्द ठीक हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनके घुटनों में बड़ा मसला रहता है, घुटनों की दर्द बहुत कॉमन है, तो ये क्यों हो जाती है? घुटनों के दर्द का मैं आपको एक चीज़ बताऊं। पहली बात तो ये है कि ये औरतों में मर्दों की निस्बत ये दर्द ज़्यादा होती है। ठीक है। अब औरतों में भी अगर आप दो तरह की लेडीज़ हैं हमारे मुल्क में, एक वो जो गांव में रहती हैं, एक वो जो शहर में रहती हैं। बिल्कुल। शहर में रहने वाली औरतें जो है ना, उनको गांव में रहने वाली औरतों की निस्बत 100 गुना ज़्यादा घुटनों की दर्द होती है। घुटनों की दर्द की हम बात कर रहे थे। घुटनों की दर्द जो है ना, ये मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होती है। औरतों के में अगर दो तरह की लेडीज़ हैं, एक वो जो कि गांव में रहती हैं और एक वो जो कि शहर में रहती हैं। गांव की औरतों की निस्बत शहर की औरतों में घुटनों की दर्द जो है 100 गुना ज़्यादा है। जब उसकी ट्रेस की गई कि उसकी वजह क्या है, तो बड़ी एक मज़ेदार सी वजह है कि गांव की औरत बैठ के खाना पकाती है, शहर की औरत खड़े होकर खाना पकाती है। अच्छा, इस वजह से भी दर्द ज़्यादा होती ये है? बिल्कुल। अब देखें ना, अब सोचें, एक गांव शहर की औरत खड़े होकर खाना पका रही है, घुटनों के ऊपर 92% आपका वेट है। अगर वो खड़े होके खाना पका रही है, कई दफ़ा लेडीज़ को 3-3 4-4 घंटे किचन में खाना पकाना पड़ता है, ऐसा होता है। तो वो घुटनों के ऊपर वो बोझ तो पड़ रहा है, तो वो प्रेस हो रहे हैं, उसके अंदर की जो कार्टिलेज, लिगामेंट, हर चीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रेस होगा तो पेन होगी, डिस्टर्ब, उसमें डिजीज़ आएगी, उसके अंदर जो नुक्स पैदा होगा तो क्या होगा, दर्द बढ़ेगी। तो इसलिए जब कोई घुटनों के दर्द का मरीज़ मेरे पास आता है तो मैं उसको सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप ना ज़्यादा देर खड़े ना हों और कोशिश करें। फिर हम उनको सीढ़ियाँ चढ़ने से भी मना करते हैं। फिर हम उनको ये भी कहते हैं कि नमाज़ पढ़नी है तो बैठ के पढ़ें, कुर्सी पे बैठ के पढ़ें। और जो है ना, ये वाशरूम भी हम कहते हैं कि कमोड इस्तेमाल करें। तो फिर ये है कि फिर उसके बाद हम उसका एक्सरे करवाते हैं ताकि देखते हैं कि असल नुक्स क्या है। फिर वही 3 प्रिंसिपल्स कि दर्द कंट्रोल करते हैं, फिर दर्द की वजह कंट्रोल करते हैं और फिर उसको साइकोलॉजिकली भी ठीक करते हैं कि भाई आपको ये कोई खुदा न खास्ता कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, तो ये ठीक हो सकती है। तो मेरी बात सुनिए, बहुत सारे लोग जो ये नी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, ये क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है? ये नी ट्रांसप्लांट ये आखिरी इलाज है, उसके बाद तो वापसी है ही नहीं ना। तो नी ट्रांसप्लांट मतलब ये है कि घुटना चेंज करा लेना, जिसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील के घुटने लगवा लेते हैं। ये तो आखिरी इलाज है। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि भाई आप अपने लाइफस्टाइल से अपने आप को ठीक कर लें। लाइफस्टाइल में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये होती हैं, उसमें मेडिसिन्स होती हैं, जो जो चीज़ें उसके अंदर नुक्स पैदा होते हैं। अब बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स आ गई हैं जो कि उसको दी जा सकती हैं। मरीज़ का वज़न ज़्यादा है तो अच्छी अच्छी मेडिसिन्स आ गई हैं। लाइफस्टाइल से मेडिसिन के साथ वज़न भी कम हो जाता है। तो जो भी फैक्टर्स जो कि घुटनों की दर्द पैदा कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स को हम जब एड्रेस करते हैं तो वो तकरीबन आप समझ लें 70 से 80% मरीज़ जो है ना, वो हम उनको बचा लेते हैं, मेडिकली हम उनको सेट कर लें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जिन्हें फिर नी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उसमें हम स्टील के घुटने तो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ ईजी रहती है, कोई नुकसान नहीं होता? उसमें देखें, फॉर एग्जांपल अक्सर जो मरीज़ होते हैं ना, आप देखें घुटनों के कई मरीज़ ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा है। अब 60 साल से जब ज़्यादा स्पेशली लेडीज़ होंगी तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस लाजमी होता है। बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डी आपकी नरम हो गई है। तो वो जब हड्डी नरम हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि आपके स्टेनलेस स्टील के आपके घुटने लगे हुए हैं, आपको वो एक लिहाज से सेंसेशन तो नहीं होगी, लेकिन उससे क्या होगा कि वो चूंकि हड्डी नरम हो जाती है तो फिर उसके फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनको भी हम यही कहते हैं कि आप ज़्यादा देर खड़े ना हों।
क्योंकि खड़े होंगे आपको फील ही नहीं हो रहा, हड्डियां आपकी कमज़ोर हैं, उनमें बिल्कुल आप समझ लें कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ही ये है कि हड्डी नरम हो जाती है, बिल्कुल ऐसे नरम हो जाती है कि वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वे किसी भी वजह से आप चल रहे हैं पता ही नहीं चलता, फिर एकदम मरीज़ जो है ना गिरता है किसी जगह पे या किसी जगह पे ऊंची नीची जगह पे भी वो चलता है तो उसके जो है ना हड्डी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, और उसे नहीं पता चलेगा कि उसके कब घुटने की हड्डी टूट गई हाँ और जी, फिर वो किसी बड़े प्रॉब्लम में चला ज़्यादा जाए। प्रॉब्लम में चला जाता है। तो उस सिचुएशन में ट्रांसप्लांट का कहा मैं तो जाता कहता है। हूँ कि सिर्फ जो हड्डी का वो जो स्टेनलेस स्टील के घुटने लगाए जाते हैं, वो डॉक्टर्स भी ज़ाहिर है जो सर्जन है काफ़ी समझदार लोग होते हैं, वो ऐसे मरीज़ के लगाते ही नहीं है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो। तो ये इन चीज़ों की एहतियातों के साथ आपकी हड्डी मजबूत होनी चाहिए तो फिर लगवाएं, वरना ना लगवाएं, वरना कोशिश करें कि आप मेडिकली ही अपने आप को मेंटेन करें। लेकिन इतनी स्वेयर पेन होती है कि उन्हें कोई मेडिकेशन असर नहीं कर रही नहीं होती। करती है। आप बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं और वो पेन को कवर करती हैं, और दूसरे भी मेथड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और काफ़ी क्या मेथड्स हैं मेडिसिन मशीनें के हैं, अलावा? ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन की मशीनें हैं, वो उसको कवर अप कर लेती हैं। वज़न कम करना काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। उसके अलावा उसको ये जो कैल्शियम जिनकी कमी की वजह से, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो वो हम सारे उसको जो हैं एलिमेंट्स हमको देते हैं, जिसके साथ वो घुटना मजबूत होना शुरू होता और ये ज्यादा औरतों में आफ्टर मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। है। आफ्टर मेनोपॉज तो लाजमी होता है। मेनोपॉज का तो ये हिसाब है कि मेनोपॉज के बाद हर दूसरी औरत को, यानी कि अगर 50% मेनोपॉज के बाद लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस लाजमी होता है। तो इसको हम डील नहीं कर सकते विद आवर लाइफस्टाइल और विद आवर डाइट? वही और तो मैं कह रहा हूँ, डील कर सकते हैं बशर्ते कि वो मरीज़ पहले तो बात जो हमने शुरू में की थी, अवेयरनेस ज़रूरी है। मरीज़ अपने आप को मेनोपॉज के बाद अपने आप को साल में एक दफ़ा ज़रूर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए चेक कराए। वो चेक तो कराए। आफ्टर मेनोपॉज उसे कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए कि वो इन प्रॉब्लम्स में ना आए? एक तो वही बात है कि कैल्शियम चेक कराए, विटामिन डी चेक कराए, अपना B12 चेक कराए। उसके अलावा ये इस जगह का जो भी उसको जिन जोड़ों में, वैसे तो इसका ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे अच्छा जो टेस्ट होता है, बेशक एक ही दफ़ा कराया जाए, वो बोन स्कैन होता है और हॉस्पिटल्स में ये हो रहा है। तो एक दफ़ा बोन स्कैन करा लिया जाए, आपको पता चल जाएगा। फिर बोन मिनरल डेंसिटी का एक टेस्ट होता है, वो भी एक कराया जा सकता है। तो वो दूसरा अलामात होती हैं, उसमें मरीज़ को जो है ना बग़ैर किसी वजह के थकावट शुरू हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में। हर वक्त जिस्म गिरा गिरा महसूस होता है। जैसे ही अलामात शुरू होती हैं, फौरी तौर पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे कहें जी कि मेरा चेक करें, कहीं मुझे मेनोपॉज तो हो गया है, कहीं मुझे ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो गई। तो वो टेस्ट कराए, अगर उसका निकल आता है तो डाइट में भी चेंजेस करें, और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, अपना मेडिसिन्स जो हैं वो भी इस्तेमाल करें। एक गोली आती है एलेंड्रोनेट के नाम से, 15 दिन में एक दफ़ा खानी होती है। अच्छा। वो रेगुलरली खाना शुरू कर दे। विटामिन डी, कैल्शियम, बाकी चीज़ें तो साथ लेनी ही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि अगर आपके इस साइड पे रेशा आ जाए तो आपके सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है, इधर आ जाए तो साइनस पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो हमें अक्सर, हम कभी बाजू में दर्द फील कर रहे होते हैं, जब बेड पे लेटते हैं तो हमें फील हो रहा होता है टांगे दुख रही हैं, पाँव दुख रहे हैं, पाँव में सुइयाँ चुभ रही हैं, तो ये सब दर्दें क्यों होती है? ये दर्द किस तरह आ जाती है बॉडी में? ये वही लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं। अगर आप हरकत में रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो ये दर्दें तो होती ही नहीं हैं। लेकिन अगर हो गई हैं तो आपको फिर नए सिरे से अपना लाइफस्टाइल सेट करना पड़ता है। अब देख लें, अगर स्टिफनेस है, ये जैसे फ्रोज़न शोल्डर है, इसमें जो मेन चीज़ होती है वो स्टिफनेस होती है। तो वो स्टिफनेस है तो उसकी एक्सरसाइजेज हैं, वो एक्सरसाइजेज करके हम उसको कवर कर सकते हैं। इसी तरह जो हाथ पांव सुन्न होते हैं, उसमें भी ये है कि जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतनी ज़्यादा आपके ना वो खून की गर्दिश बेहतर होती है। उसमें ये होता है कि ज़्यादातर ये जो है ना बी कम्प्लेक्स की कमी, B1, B6 और B12 की कमी होती है, जिस वजह से ये जो हाथ पांव सुन्न होते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी की भी कमी इसमें हो सकती है। तो ये मेडिसिन जो है, ये बेसिकली तो हम इनको मेडिसिन मानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये तो आपकी खुराक की कमी है। जब हम 5 मिनट किसी भी ग़िज़ा को पका लेते हैं तो उसमें से विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इनको आर्टिफिशियली हम जब ले लेते हैं और साथ में लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, वज़न कम करते हैं, अपने आप को ठीक रखते हैं, तो वो जो हाथ पांव सुन्न होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि ना सुन्न हो।
पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप अपना चेक कराएं, अगर आपके खून में चिकनाई ज़्यादा है तो खून गाढ़ा हो रहा है, तो वो भी एक नुक्स पैदा हो रहा है कि भाई खून पूरी तरह पहुंच नहीं रहा पेरीफ्री तक। तो ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा एनालाइज करके प्रॉपरली ठीक किया जाए तो सब ठीक हो जाता है। आप क्या एज टेन्योर बताते हैं कि इस एज के बाद आपने एक दफ़ा अपना पूरा चेकअप ज़रूर करवाना? 40 साल। 40 साल के बाद? हाँ, क्योंकि 40 साल एक जनरल मार्जिन सा होता है कि एक दफ़ा ज़रूर चेक करा लें ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि 40 साल की एज ऐसी है जिसमें जाके ना आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आनी शुरू हो जाती हैं। मेल को अपने हार्मोन चेक करा लेने चाहिए। मेल का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो उसको भी वो चेक करा लेने चाहिए। एक पता चल जाता है कि मैं किस लेवल पे हूँ। बाकी अपना कैल्शियम, विटामिन डी और ये B12 की डेफिशिएंसी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक दफ़ा चेक करा लें। जिसकी डेफिशिएंसी हो रही है वो ठीक कर लें। इसी तरह अपना लिपिड प्रोफाइल एक दफ़ा करवा लें, आपको पता चले कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये चिकनाइयाँ आपकी कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही। एक दफ़ा यूरिक एसिड का टेस्ट करा लें तो आपको इन सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। और साइलेंट डिजीज़ में से एक दफ़ा शुगर का टेस्ट करा लें। ब्लड प्रेशर तो आप वैसे ही चेक करा सकते हैं, लेबॉर्ट्री से कराने की ज़रूरत नहीं। तो आप वज़न अपना चेक करा लें। वज़न आपका जो है, एक बड़ी मशहूर बात है कि जितना आपका कद है इंचज़ में उतने किलो आपका वज़न होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर उसको कम करें, क्योंकि उतना आपने एक्स्ट्रा वेट उठाया हुआ है 24 घंटे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अपने आप को बैलेंस करें, तभी आप अच्छे भी लगेंगे। वैसे भी दुनिया में जो ब्यूटी का मेयार है वो वाइट कलर नहीं है। ब्यूटी का मेयार है कि ब्यूटी इज़ द बैलेंस। आपकी बॉडी अगर बैलेंस में है तो आप खूबसूरत लगेंगे। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ये आपके अपने लिए फ़ायदेमंद है। साइलेंट किलर डिजीज़ेस कौन सी है? जिसमें ये ऑस्टियोपोरोसिस भी साइलेंट किलर है, शुगर भी साइलेंट किलर है, हाई ब्लड प्रेशर भी साइलेंट किलर है। बल्कि वो जो इसके अलावा ये तो मेन नुमायाँ है ना, मोटापा भी साइलेंट किलर है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनमें दर्द नहीं होती, वो एक समझ लें कि चूंकि आपको पता ही नहीं चलता, इसलिए वो सारी की सारी साइलेंट किलर में आती है। और वो उसी वक्त पता चलता है जब वो बिगड़ जाती। और वो तो फिर बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ जी। आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। इससे रिलेटेड आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।